नहीं है। हेलो हेलो हेलो। आज वाला पीपीटी नहीं है तुम्हारे पास? कहाँ तक हुआ था बाबू? हमको जहां तक याद है, कोशिका झिल्ली हुआ था ना। कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति में अंतर है। सेल वॉल बोले तो कोशिका भित्ति, और सेल मेम्ब्रेन बोले तो कोशिका झिल्ली। पादप में कोशिका झिल्ली होता है कि कोशिका भित्ति? दोनों। पादप में दोनों न रे। और जंतु में केवल कोशिका झिल्ली होता है, कोशिका भित्ति नहीं हो। नहीं समझा? जंतु में अगर हम बात करें, जंतु में खाली कोशिका झिल्ली होता है। और पादप में अगर हम बात करें, कोशिका झिल्ली भी होता है, कोशिका झिल्ली भी होता है, और कोशिका क्या होता है रे? भित्ति भी होता है। कोशिका झिल्ली भी होता है और कोशिका भित्ति भी होता है। जंतु में क्या होता है? कोशिका झिल्ली। और पादप में क्या होता है? कोशिका झिल्ली भी और कोशिका भित्ति भी। नहीं समझा? तो ये हम लोगों ने पढ़ा था कि ये जो जंतु में या पादप में जो ये कोशिका झिल्ली पाई जाती है, ये आकार प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? और जो इसके अंदर कोशिका द्रव्य होता है उसको बाहर जाने से क्या करता है? रोकता है। अब देखो, यह कोशिका झिल्ली की बात हो रही है। कोशिका झिल्ली केवल जंतु कोशिका में होगी और पादप कोशिका दोनों में ना होगी। खाली कोशिका भित्ति किसमें होता है? किसमें होता है? पादप। जो कोशिका झिल्ली के ऊपर एक क्या होता है? परत होता है। जंतु कोशिकाएं चारों तरफ से अत्यंत महीन, पारदर्शक एवं अर्ध पारगम्य झिल्ली से घिरी होती है। इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ये जो कोशिका, जंतु कोशिका, ये जो अर्धपारगम्य झिल्ली से बना होता है, इसी को कहते हैं कौन झिल्ली? कोशिका झिल्ली। ये इसी को हम लोग कहते हैं कोशिका झिल्ली। यही ना कोशिका झिल्ली है। अगर इसी में दोस्त मेरे कोशिका झिल्ली के बात अगर हम करें, इसके ऊपर जो एक परत होता है उसको हम लोग कोशिका भित्ति कहेंगे। लेकिन ये किसमें होगा? पादप में कि जंतु में? किसमें? कोशिका झिल्ली का बाहरी तथा भीतरी परत प्रोटीन एवं मध्यवर्ती परत किसका बना होता है? फॉस्फोलिपिड। ये जो कोशिका झिल्ली है, इसका बाहरी और अंदरूनी परत बना होता है किसका? प्रोटीन का। अब मध्यवर्ती परत जो ये बीच वाला परत है, किसका बना होता है? फॉस्फोलिपिड। किसका बना होता है? इसी के माध्यम से कोशिका में आयनिक सांद्रता का अंतर बना रहता है। मतलब जल अंदर जाएगा या जल बाहर आएगा, द्रव बाहर आएगा, ये किसके माध्यम से? कोशिका झिल्ली के माध्यम से ना। यहां तक हम लोगों ने पढ़ा था। कोशिका झिल्ली की अगर हम बात करें, कोशिका झिल्ली में सेल मेम्ब्रेन का प्रमुख कार्य कोशिका के भीतर और बाहर जाने वाले पदार्थ का क्या करना? चयन कर, कि अंदर से कौन बाहर जाएगा, बाहर से कौन अंदर आए। ये गेट यही है। कोशिका झिल्ली या भित्ति के अंदर एक गाढ़ा रंगहीन पारभासी तथा लसलसा वजन युक्त पदार्थ होता है, जिसे क्या कहते हैं? जीव द्रव्य। हमने आपको कहा इस कोशिका के अंदर, कोशिका झिल्ली के अंदर ये जो द्रव होता है उसको जीव द्रव्य कहते हैं। कौन द्रव्य कहते हैं? जीव द्रव्य दो प्रकार का होता है, एक कोशिका द्रव्य, एक केंद्रक द्रव्य। एक कोशिका द्रव्य, एक केंद्रक द्रव्य। इसके बारे में हमने आपको बताया था कि देखो, कोशिका एक प्रकार का जीव ही तो है। जीव द्रव्य की अगर हम बात करें तो ये आपका
इसके अंदर जो द्रव होगा इसको हम लोग कहते हैं कोशिका द्रव्य। क्या कहते हैं इसको? कोशिका के अंदर के द्रव्य को कोशिका द्रव्य, और केंद्रक के अंदर के द्रव्य को कौन द्रव्य कहते हैं? केंद्रक द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य मिलाकर जीव द्रव्य होता है। कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य मिला के कौन द्रव्य होता है? जीव द्रव्य। बीपीएससी में पूछा था। जीव द्रव्य क्या है? कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य दोनों मिला के कौन द्रव्य? जीव द्रव्य। क्लियर है? केंद्रक द्रव्य केंद्रक में होता है और कोशिका द्रव्य कोशिका में होता है। जीव द्रव्य कोशिका के अंदर कितने भागों में होता है? बताओ कौन कौन? एक केंद्रक द्रव्य और दूसरा कोशिका द्रव्य। यानी इसको कहते हैं, जीव द्रव्य को कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। कौन प्लाज्म? प्रोटोप्लाज्म दो प्रकार का, न्यूक्लियोप्लाज्म जो नाभिक के अंदर, प्लाज्म का मतलब द्रव होता है, प्लाज का मतलब, तब प्रोटो मतलब होता है जीव, जीव द्रव्य। प्रोटोप्लाज्म दो प्रकार का, एक कोशिका द्रव्य और दूसरा केंद्रक द्रव्य। प्रोटोप्लाज्म कितने प्रकार का? कितने प्रकार का? एक कोशिका द्रव्य और दूसरा केंद्रक द्रव्य। प्रोटो मतलब जीव, प्रोटो मतलब जीव, प्लाज्म मतलब द्रव्य। तो एक जीव द्रव्य, जीव द्रव्य दो प्रकार का, नाभिकीय द्रव्य और कोशिका द्रव्य। कोशिका का दूसरा नाम साइटो है, इसीलिए तो कहते हैं कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी। क्या कहते हैं? हमने कहा हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, है ना? हाइपोटोनिक बोले तो अल्पराशरी, हाइपरटोनिक बोले तो आइसोटोनिक बोले तो। ध्यान से देखना, हम इसके कोशिका में तो मैक्सिमम भाग द्रव रहता है, मैक्सिमम भाग क्या रहता है? द्रव रहता है। अब ध्यान से देखना, हाइपोटोनिक में क्या होगा कि कोशिकीय पदार्थ ज्यादा होगा और द्रव कम होगा। हाइपर लिखिए, एगो टेबल बनाइए, बनाए ऐसे ही। हाइपरटोनिक में क्या होगा कि कोशिकीय पदार्थ कम होंगे, द्रव ज्यादा होगा। और समपराशरी की अगर हम बात करें तो इसमें दोनों समान होगा। रुक जा, ध्यान से देखो, रुक जा। अल्प है, इसमें जल की मात्रा अल्प होगी, कोशिकीय पदार्थ ज्यादा होंगे। और अगर अति है, इसमें जल की मात्रा ज्यादा होगी और कोशिकीय पदार्थ कम होंगे। और समपराशरी है तो दोनों क्या होगा? बराबर। पहले लिख लो फिर बतियाते हैं।
हो गया। अब बताओ, इसको आप ऐसे समझिए, इसमें जल निकल ज्यादा है कि कम? इसमें जल क्या है? इसमें जल, इसमें तो समान है। तो बताओ, इसमें जल कम है, किसमें? कम है तो प्रवेश करेगा कि बाहर निकलेगा? इसमें जल कम है ना, तो कम है तो अंदर इसमें जल जाएगा कि इससे बाहर निकलेगा? बाहर कब निकलता है? जब हमारे पास ज्यादा होता है। तो बताओ, इससे जल बाहर निकलेगा कि जल अंदर जाएगा? इनटू द सेल होगा, अंदर जाएगा। इससे जल बाहर, इसमें तो दोनों होगा। इसमें जल अंदर भी जाएगा, जल बाहर भी जाएगा। यही मेनली, ये मेन बात। पिछला वाला जो फिगर बनाया था उसको काट दो, उसका कोई काम नहीं। इससे पहले जो फिगर बनाए थे ना, ये तीनों से पहले, उसको काट दो, उसका कोई काम नहीं। लिख लिया? हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, ऐसे भी अल्प है मतलब क्या अल्प है? जल अल्प है। अति है मतलब क्या अति है? जल अति है। समान है मतलब क्या समान है? जल समान है। समझ में आ रहा है? लिख लिए? अरे लिखे। आप देखो, जब कोशिका के बाहर चारों ओर उपस्थित जल के अणुओं की सांद्रता कोशिका के भीतर जल के अणुओं की सांद्रता से अधिक हो जाए, ध्यान से देखना, अंदर में जो जल की सांद्रता है, बाहर के जल की सांद्रता, सांद्रता मतलब अणुओं की संख्या ज्यादा की कम? ज्यादा ना, इधर ज्यादा इधर कम आई। बताओ, अब बाहर से अंदर जाए, कह रहा है जब कोशिका के बाहर चारों ओर उपस्थित जल के अणुओं की सांद्रता कोशिका के भीतर जल के अणुओं की सांद्रता से अधिक हो, यानी बाहर अधिक हो और अंदर कम हो, तो अब क्या होगा? बाहर से अंदर जल जाएगा, फूल जाएगा कि सटक जाएगा? क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। कहता अल्प पराशरी माध्यम। कौन माध्यम? अल्प पराशरी माध्यम में कोशिका द्रव्य का सिकुड़ना पादप कोशिका का क्या कहलाता है? संकुचन। अल्प पराशरी अगर होगा तो यानी कोशिका के अंदर जल की मात्रा कम होगी, तो कम होगी तो सिकुड़ न जाएगा, और फिर जल चला जाएगा तो फैल जाएगा। नहीं समझा? अल्प पराशरी है मतलब जल अल्प ना होगा, और जल अल्प होगा मतलब ये सिकुड़ेगा कि फैलेगा? देखो यहां पर ये हाइपोटोनिक है, ये हाइपरटोनिक है। तो हाइपरटोनिक में जल ज्यादा है तो बाहर निकल रहा है, हाइपोटोनिक में जल कम है तो क्या हो रहा है? अंदर। आइसोटोनिक में समान है तो बाहर भी जा रहा है, अंदर भी आ रहा है। बोलो, कहीं पर भी अगर जल का निष्कासन होगा तो संकुचन होगा, और जल जब अंदर जाएगा तो क्या होगा? फैलेगा। कितना सिंपल तो है। अंदर सिकुड़ना संकुचन कहलाता है। सिकुड़ना क्या कहलाता है? संकुचन। अच्छा चला, मेरे अंदर हम अभी इतना खाना खा लेंगे तो हम मेरा पेट फूलेगा कि सटकेगा? वैसे ही कोशिका का अधिकांश भाग जल से बना है, जल उसमें डाल दोगे ज्यादा तो फूल जाएगा कि सटक जाएगा? कोशिका झिल्ली सहित अन्य पदार्थ का संकुचन जीव द्रव्य कुंचन कहलाता। कोशिका झिल्ली तो संकुचित होबे करेगा। अगर मान लो ये इससे पानी निकल जाए तो ये संकुचित होगा, अन्य पदार्थ भी तो संकुचित होंगे। बोलो रे, यही प्रक्रिया क्या कहलाता है? कुंचन, द्रव्य कुंचन कहलाता है। कोशिका झिल्ली वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। कोशिका झिल्ली का दूसरा नाम क्या है? वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली। कोशिकाओं में प्रवेश कराने वाले एवं बाहर जाने वाले पदार्थ का नियंत्रण कौन करता है? एनसीईआरटी में दिया हुआ है। बताओ, ये कोशिका झिल्ली है ना, अंदर से बाहर और बाहर से अंदर पदार्थों को ले जाता है, ले जाने में मदद यही ना करता है? बोले वे नहीं करेगा। कौन सी कोशिकांग पादप जंतु जीवाणु तीनों में होता है? कोशिका झिल्ली। बताओ, जंतु और जीवाणु और पादप तीनों में कौन होता है? कोशिका भित्ति। भित्ति की झिल्ली, झिल्ली। कोशिका भित्ति केवल किसमें होता है? पादप में।
वो भी कोशिका भित्ति जो होता है वो कोशिका झिल्ली के ऊपरे होता है। आपको कहेगा कौन प्लांट में नहीं होता, प्लांट में होता है जो जंतु में नहीं होता, कोशिका भित्ति। कौन तीनों में, कोशिका पादप में, जंतु में, जीवाणु में, सब में होता है, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली क्या करता है, एक आकार प्रदान करता है और द्रव के आवागमन के लिए एक गेट है ये। बोलो, अगर द्रव इससे बाहर निकल जाएगा तो कुंचन हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। इसी का दूसरा नाम वर्णनात्मक झिल्ली भी है। क्या नाम है इसका? वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली भी। अब आ जाओ केंद्रक पे। केंद्रक जानते हो? ये अगर कोशिका है तो कोशिका के अंदर ये केंद्रक है, और केंद्रक के अंदर जो द्रव है उसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका के अंदर जो द्रव है उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। बोलो ना रे। इस पूरे को मिला के जीव कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं? जीव द्रव्य। क्या कहते हैं? ये है आपका केंद्रक। ये पूरा ये कोशिका है, और कोशिका के अंदर ये क्या है? केंद्रक। केंद्रक का मेन काम देखो क्या है। केंद्रक की अगर हम बात करें, इसी में डीएनए होता है, इसी में आरएनए होता है, इसी में क्रोमोजोम होता है। अब पूरे कोशिका का मस्तिष्क किसी को कहते हैं। पूरे कोशिका में क्या होना है, क्या नहीं होना है, प्रोटीन का संश्लेषण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आत्महत्या की थैली काम कर रही है कि नहीं कर रही है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रब भाग पे राइबोसोम से प्रोटीन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इस सब का नियंत्रण और कौन करेगा? नाभिक, केंद्रक करेगा। कौन करेगा? केंद्रक में डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है, क्रोमोजोम भी होता है। सबका नियंत्रण कौन करेगा? कोशिका के अंदर की सभी क्रियात्मक भागों का नियंत्रण कौन करेगा? कौन करेगा? यह पादप कोशिका, जंतु कोशिका दोनों में न पाया जाता है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया। कोशिका का मुख्य भाग होता है, इसमें क्या क्या होता है? डीएनए, आरएनए, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड, और क्या पाया जाता है? गुणसूत्र। क्या पाया जाता है? क्रोमोजोम। तीनों चीज, आरएनए, डीएनए, गुणसूत्र, तीनों चीजें पाई जाती हैं। यह कोशिकीय गतिविधियों को क्या करता है? संचालित करता है। कोशिका का मास्टरमाइंड कौन? कौन? कोशिका का ब्रेन कौन? केंद्रक। पावर हाउस होता है माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि वो खाना बनाता है, ऊर्जा देता है। कहते गतिविधियों को संचालित भी करता है और क्या करता है? नियंत्रित भी। यह कोशिका के आनुवांशिक पदार्थ, डीएनए, आरएनए इसी में ना है, तो डीएनए क्या आनुवांशिक पदार्थ है? डीएनए क्या है? आनुवांशिक पदार्थ का भंडारण गृह भी है, जो प्रजनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोशिका का जो प्रजनन होगा उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है केंद्रक। इसके मुख्य 4 भाग हैं। कौन कौन? केंद्रक कला, केंद्रक और केंद्रिका, तथा क्रोमेटीन। तथा कौन? क्रोमेटीन इसके मुख्य भाग हैं। किसी जीव में स्पष्ट कोशिका भित्ति होती है, लेकिन केंद्रक नहीं। किसी जीव में आप कोशिका भित्ति को आप स्पष्ट रूप से बाहर से देख सकते हैं, लेकिन क्या केंद्रक को अंदर में देख पाइएगा? कोई भी प्लांट है, उसका बाहर का चीज आपको दिखाई देगा, जो कोशिका भित्ति है। क्या अंदर की का केंद्रक दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। लेकिन बाहर की चीजें, बाहर में क्या दिखाई देगा? कोशिका भित्तियन दिखाई देगा। अगर पादप है तो कोशिका भित्ति दिखाई देगा, जंतु है तो कोशिका झिल्ली दिखाई देगा। लेकिन क्या अंदर का केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब दिखाई देगा? अब कहता माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं इसको। देखो ये क्या कहता है, इसको विद्युत गृह कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बताओ। विद्युत गृह जो होता है, पावर हाउस जो होता है, वो क्या करता है? अरे पावर हाउस क्या करता है? बिजली का उत्पादन, यानी ऊर्जा का उत्पादन। तो ये भी ऊर्जा का उत्पादन करता है। किसके रूप में? एटीपी के रूप में। किसके रूप में? एटीपी को कहते हैं एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। एटीपी को क्या कहते हैं? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में प्राप्त होता है ऊर्जा। और एटीपी ही ग्लूकोज का निर्माण कर, एटीपी से फिर किसका निर्माण होता है? ग्लूकोज का। और यही ग्लूकोज जो है हम लोगों को एनर्जी के लिए चाहिए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कौन चला? इसको हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। यह पादप कोशिका, जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है।
इसकी खोज 1880 में किसने, कोलिकर के द्वारा किया गया था। यही है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करें, आगे बताएंगे, चला स्थिर रहो थोड़ा, रुक जा भाई। अब देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। देखो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है, यहां देखोगे ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है। उधर आओगे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन का मतलब झिल्ली, मेम्ब्रेन का मतलब ई आउटर, ई इनर है, ई क्या है, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। ये मैट्रिक्स है, इसमें जाओगे ये डीएनए हो गया। इसको क्रिस्टे कहते हैं या क्रिस्टी के नाम से जानते हैं, और इसको ट्रांस मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। दो के बीच में जो ये स्पेस है इसी को ट्रांस मेम्ब्रेन स्पेस, मेनली इसको हम लोग क्रिस्टी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? अब कहता है दोस्त मेरा 1880 से 90 ईस्वी में किसने किसने अल्टमैन ने बायोब्लास्ट कहा। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया नाम सी बेंडा ने 1898 में रखा। कितना में? हमने कहा 80-90 ईस्वी में अल्टमैन ने इसे क्या कहा? बायोब्लास्ट का। और माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने रखा? किसने रखा? सी बेंडा ने। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली, देखो तो माइटोकॉन्ड्रिया में एक झिल्ली है कि दो झिल्ली? एक तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है ये, एक आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। तो काय को झिल्ली हो गया? बेहोश हो गया? अरे बा, देखो देखो दो, बाहर बाहर निकाल दो, थोड़ा देर रेस्ट करेगा। आओ बाबू थोड़ा सा बाहर रेस्ट करो। क्या हो गया? बेहोश हो गया था क्या? इतना तो गर्मी है नहीं, गर्मी लग रहा है क्या? देखना सीढ़ी पे छोड़ना मत, यहीं यहीं बैठाओ ना, थोड़ा पंखा घुमा दो रे। अरे बाहर गर्मी लगेगा, यहीं बैठाओ, थोड़ा पंखा घुमा दो। हाँ चलो बोलो तो, कौन बोल रहा था इधर से? ठीक है, दिक्कत क्या है? चुट्टा है। अब देखो कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या कहते हैं? ऊर्जा गृह कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ऊर्जा का निर्माण करता है, इसीलिए इसका नाम पावर हाउस ऑफ द सेल है। इसीलिए इसका नाम क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल है। इसीलिए इसका नाम क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल है, क्योंकि यह ऊर्जा उत्पन्न करता है। इसे कोशिका का पाचन तंत्र भी कहते हैं। इसे कोशिका का क्या कहते हैं? यह पचाने का भी काम करता है। कोशिका श्वसन संबंधी अनेक जैव रासायनिक क्रियाओं को माइटोकॉन्ड्रिया संपन्न करता है, लेकिन मेनली यह पावर हाउस है और यह ऊर्जा का क्या करता है? उत्पादन। किस रूप में? एटीपी के रूप में। माइटोकॉन्ड्रिया की बाह्य झिल्ली आयनों, पोषक अणुओं व ऊर्जा अणुओं के लिए पारगम्य है। पारगम्य मतलब जिसके आर पार चीजें जा सकें। पारगम्य मतलब, जबकि आंतरिक झिल्ली केवल ऑक्सीजन तथा एटीपी अणुओं के लिए ही पारगम्य है। कहता है दो जो झिल्ली आप देखते हैं ये आयनों और पोषक अणुओं और ऊर्जा अणुओं के लिए पारगम्य है। ध्यान से देखो, ये जो बाहर वाला झिल्ली आप देखते हैं, आयन भी इससे आ जा सकता है, पोषक अणु भी इससे आ जा सकता है, लेकिन ये जो आंतरिक झिल्ली है इसमें सिर्फ किसका? ऑक्सीजन और एटीपी ही खाली आ जा सकता है, बाकी इसके इस झिल्ली को कोई पार नहीं कर सकता, क्योंकि अब इसका अपना एक प्रोसेस है। माइटोकॉन्ड्रिया अगर कहिएगा तो एक जीव ही है ये, जो ऊर्जा का उत्पादन करता है। कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका ऊर्जा गृह कहते हैं, क्योंकि यह ऊर्जा उत्पादन करता है। यह कोशिका का पाचन में भी मदद करता है, श्वसन में भी मदद करता है। कोशिका श्वसन संबंधी अनेक जैव रासायनिक क्रियाएं करता है। माइटोकॉन्ड्रिया की बाह्य झिल्ली आयन, पोषक अणुओं एवं ऊर्जा अणुओं के लिए पारगम्य है। पारगम्य मतलब पार करने देता है।
जबकि आंतरिक झिल्ली ऑक्सीजन तथा एटीपी अणुओं के लिए ही क्या है, पारगम्य है। यकृत विषों का निराकरण भी यही करता है। यकृत में जो लीवर में विष चला जाता है उसका निराकरण भी यकृत के सेल में कौन करता है? यकृत में जो कोशिकाएं होती है उसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो यकृत विषों का, हम बोले थे ना आपको, यकृत जो लीवर होता है वो विषों का निराकरण भी करता है। जो हानिकारक पदार्थ है उसको क्या करता है, खत्म। तो वो करने का काम यकृत में कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें कैसी झिल्ली होती है, दोहरी। पूछता है, हाईलाइट कर लो। सब में एकल झिल्ली होता है, इसमें दोहरी झिल्ली होता है, एक आंतरिक दूसरा बाह्य। इसमें दोहरी झिल्ली पाया जाता है। अब आ जाओ लवक। लवक का नाम सुने हो? लवक को हम लोग प्लास्टिड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त मेरे? ध्यान से देखिएगा। अच्छा बताओ, तो लवक हम लोगों में पाया जाता है क्या? ध्यान से देखो, लवक केवल पादप में पाया जाता है और ये प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद को बनाने में और संग्रहित करने में मदद करता है। प्रकाश संश्लेषण जो होगा तो उसको करने में कोई मदद करता होगा ना, संग्रहित करने में भी मदद करता है। ये जो आपका क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक, वर्णी लवक कौन बोलन रे, ल्यूकोप्लास्ट, अवर्णी लवक देखो एकदम आराम से, एकदम समझाते हैं, ध्यान से पहले समझ लो। प्लास्टिड लवक कितने प्रकार के? लवक कितने प्रकार के? लवक है 3 प्रकार का। अरे लवक कितने प्रकार के? सबसे पहले तो ये पादप में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? और पादप में एक लाइन में अगर हम लवक की बात करें तो ये क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण का में मदद करता है और प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद को संग्रहित करने में मदद करता है। किसके लिए? पादप प्रकाश, लिखिएगा पादप पादप प्रकाश संश्लेषण में पादप प्रकाश संश्लेषण में क्या लिखा, या पादप में, पादप के प्रकाश संश्लेषण में लवक, पादप के प्रकाश संश्लेषण में लवक की अहम भूमिका है। अहम भूमिका है। नेक्स्ट पॉइंट, लवक का कार्य भोजन बनाना, संग्रह करना, भोजन बनाना, संग्रह करना तथा रंग के लिए जिम्मेवार है। तथा रंग के लिए जिम्मेवार है। अब देखो यहीं पर, इसको हम लोग कहते हैं कौन प्लास्ट?
क्लोरोप्लास्ट, इसको कहते हैं हम लोग क्रोमोप्लास्ट। इसको कहते हैं हम लोग ल्यूकोप्लास्ट। इंग्लिश भी लिख लो, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। लिखा। क्लोरोप्लास्ट का काम है प्रकाश संश्लेषण में सहायक। केवल पौधा में पाया जाता है, ये जंतु में नहीं पाया जाता है। लिखें तो देखो, क्लोरोप्लास्ट का काम है प्रकाश संश्लेषण में क्या करना, सहायक। क्रोमोप्लास्ट का काम क्या है, रंग देना। अवर्णीय लवक जो होता है स्टार्च के रूप में भोजन का क्या करता है, संग्रह। क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण में सहायक, क्रोमोप्लास्ट रंग देता है, और ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वह स्टार्च के रूप में भोजन का क्या करता है, संग्रह करता है। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में जो भोजन बनता है पौधों के द्वारा वो स्टार्च का ही तो निर्माण करता है। स्टार्च C6H12O6 का निर्माण करता है, ग्लूकोज का निर्माण करता है। फिर कहते हैं दोस्त मेरे अवर्णीय लवक। अवर्णीय लवक मुख्यतः एमिनो अम्ल और वसीय अम्ल में परिवर्तित होता है। ये जो अवर्णीय लवक है, ये जो अवर्णीय लवक है, ये स्टार्च के रूप में भोजन को संग्रहित करता है। किसके रूप में, स्टार्च जो है अवर्णीय लवक मुख्यतः अमीनो अम्ल और किसका मिश्रण है, वसीय अम्ल में। ये जो अवर्णीय लवक जो स्टार्च बनाता है वो अमीनो अम्ल और किसमें बदल जाता है, वसीय अम्ल। तब हम लोग उसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। फिर है गोल्जी बॉडी। अब ध्यान से देखना, एकदम आराम से हम समझाते हैं, फिर से समझना। हमने कहा ये आपका है कोशिका। कोशिका के अंदर हमने कहा है एक होता है कोशिका द्रव्य। क्या होता है, या यूं कहें कोशिका के अंदर हमने कहा है एक होता है जीव द्रव्य। क्या होता है, जीव द्रव्य। जीव द्रव्य कितने प्रकार का है, कौन कौन, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य ना। कोशिका द्रव्य की अगर हम बात करें तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य में कोशिका के अंदर जो द्रव्य है ये कौन द्रव्य है, कोशिका द्रव्य। केंद्रक द्रव्य की अगर हम बात करें तो केंद्रक के अंदर जो द्रव्य है उसे कौन द्रव्य कहते हैं, केंद्रक द्रव्य। कोई दिक्कत, क्लियर है, बोलो रे। प्रोटोप्लाज्म दो प्रकार का, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। अब आ जाओ इधर। हमने आपको कहा कोशिका, अगर ये कोशिका है तो इसके चारों तरफ एक झिल्ली होता है जिसे हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, और हमने कहा कोशिका झिल्ली के ऊपर, अगर कोशिका झिल्ली के ऊपर, ये प्लांट में और एनिमल बैक्टीरिया सब में होता है, और कोशिका झिल्ली के ऊपर एक और परत होता है प्लांट में जिसको हम लोग कहते हैं कोशिका भित्ति। इसको कहते हैं सेल वॉल। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन ना, बोलो रे, कोई दिक्कत। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि कोशिका के अंदर होता है केंद्रक। केंद्रक का काम है, केंद्रक जो है क्या क्या चीज के लिए जिम्मेवार है, केंद्रक सारी आनुवांशिक गतिविधि के लिए जिम्मेवार है। क्यों जिम्मेवार है, क्योंकि इसमें डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है, और क्या होता है। अब बताओ, अभी तक हम लोग सुनते आ रहे हैं कि भैया डीएनए जो है वो आनुवांशिकता के लिए जिम्मेवार होता है। अब अगर हम केंद्रक की बात करें, ये नियंत्रित करने का काम भी करता है और संचालित करने का काम भी करता है। नियंत्रित भी करता है, संचालित भी करता है। इसलिए ब्रेन ऑफ द सेल किसको कहते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल किसको कहते हैं, केंद्रक को कहते हैं। केंद्रक के अंदर जो द्रव होता है उसे केंद्रक द्रव्य के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, ठीक है।
अब आते हैं हम लोग किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें आते हैं दोस्त मेरे, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये पावर हाउस ऑफ द सेल है। क्या है ये, और ये किस किस चीज में, एक तो ऊर्जा उत्पादन में के लिए जिम्मेवार है, दूसरा पाचन के लिए भी जिम्मेवार है, और तीसरा किसके लिए, श्वसन के लिए, और चौथा यकृत के निराविशन के लिए भी जिम्मेवार है। यकृत को एंटी पॉइजनेट करने में भी ये मदद करता है। यकृत की चीजें जो इसमें पॉइजनस पदार्थ जो यकृत में चला जाता है उसको एंटी पॉइजनस करने में भी कौन मदद करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस ऑफ द सेल तो है ही है, पाचन में भी मदद करता है, और किसमें मदद करता है, श्वसन में। क्लियर है। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, और एटीपी बोले तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। माइटोकॉन्ड्रिया में एकल झिल्ली है कि दोहरी झिल्ली है, एगो इनर है एगो आउटर। माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी झिल्ली पाई जाती है, और कोशिका भित्ति जो है वो केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली पादप में भी पाया जाता है, जंतु में भी पाया जाता है, जीवाणु में भी पाया जाता है। बोलो, क्लियर है। दोहरी झिल्ली किसमें पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। दोहरी झिल्ली माइटोकॉन्ड्रिया, दोहरी झिल्ली माइटोकॉन्ड्रिया। अल्प पराशरी होगा उसमें जल की मात्रा कम, अति पराशरी जल की मात्रा ज्यादा, और अगर कोई भी द्रव उससे निकल जाएगा तो उसको हम लोग संकुचन कुंचन कहेंगे। बोलो रे, सम पराशरी होगा तो ना ज्यादा होगा ना कम। क्लियर। थैंक यू वेरी मच।